औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। बेटा, आज हमारी 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज आज हम करेंगे। चैप्टर हमने क्लोज कर दिया, फिनिश कर दिया। तो रिव्यू क्वेश्चन हैं जी। आप क्या कहते हैं? इंसर्कल द करेक्ट आंसर। विच स्टेटमेंट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड इज करेक्ट? दे मूव। कौन सी करेक्ट है या इज नॉट करेक्ट है? इज नॉट करेक्ट। दे मूव एट ग्रेटर स्पीड्स। वो मूव करते हैं। दे आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न्स। There is a very little space between the particles। बिल्कुल ऐसा ही होता है, बहुत कम स्पेस होती है। The forces of attraction between the particles are strong। So बेटा पहला था जो गलत था कि they move at very high speeds। The boiling points of some elements are given below। ठीक है भाई, कुछ एलिमेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट्स बेटा आपको दे दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, आर्गोन का बॉइलिंग पॉइंट -186 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीजन का, ठीक है, -108 डिग्री सेल्सियस। और ज़ीनॉन का आपको दे दिया। ए मिक्सचर ऑफ अबव गैसेस एट -210 डिग्री सेल्सियस वाज हीटेड। तो टेम्परेचर कितना था? -210। ये सबसे नीचे है, ऐसा ही है ना। Was heated by 20 डिग्री सेल्सियस। आपने इसके अंदर कितना ऐड कर देना? 20 ऐड कर देना। 20 ऐड करेंगे तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -190। हाँ यार, 210 में 20 ऐड करो ना। इसका मतलब जानते हो इस टेम्परेचर में कितने का इजाफा कर दिया गया? ये जो टेम्परेचर था ना 210 माइनस में, इसके अंदर 20 का इंक्रीमेंट लाया गया। समझ आया नहीं यार? तो ये बड़ा, दोनों का साइन अपोजिट है ना, तो हम डिफरेंस लेंगे। डिफरेंट साइंस डिफरेंस लेंगे। 0 में से 0 0 आ जाएगा, 11 में से 2 9 आ जाएगा, तो 190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा माइनस में। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? कहता है हमने इसको हीट किया कितना यहां तक, तो -190 डिग्री सेल्सियस। कहता है विच ऑफ द एलिमेंट्स will still be in liquid state। अब आप मुझे ये बताएं कि -190 से, याद रखना, बात गौर से सुनना, -190 जो टेम्परेचर है, इससे ज्यादा कौन सा टेम्परेचर है? ये बताओ जरा मुझे। अच्छा बताओ, ये -190 आ गया। सुन रहे नहीं सुन रहे? बाकी टेम्परेचर भी इसके लिहाज से आप लिखें। -190 जो है इससे पीछे है -196, ऐसा ही है ना? सुन रहे हैं बेटा? और -186 भी है, तो वो इससे आ गया है, -186 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो आपका -183 है, -183 डिग्री सेल्सियस है, वो भी इससे आ गया है। और -108 तो बहुत ही आगे होगा। सुन रहे नहीं सुन रहे? अब देखें, जो मेरी बात गौर से सुनना, जिन गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट -190 से कम है, इससे भी छोटा, इनसे पीछे है बेटा, जब -190 टेम्परेचर आ जाएगा तो वो गैसेस क्या कर जाएंगी? इस पे बॉयल कर जाएंगी और वापस में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसका मतलब ये वाली गैस, -196 वाली गैस, ये आपको लिक्विड स्टेट में नहीं मिलेगी। ये गैस बन चुकी होगी -190 में। सुन रहे नहीं सुन रहे? अब -190 है, जिससे आगे कौन कौन से है जी? ये भी लिक्विड होगा, ये भी लिक्विड होगा, ये भी लिक्विड होगा। तो इसका मतलब ये भी लिक्विड है। ठीक है,
ये जो है ये लिक्विड, ये गैस बन चुकी होगी, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। तो आप देख ले जरा, आर्गोन है, ऑक्सीजन है, जीनोन है, आर्गोन ऑक्सीजन जीनोन, बी है ना, दिस बी इज योर आंसर। बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर ऊपर चला जाए ना तो चीज गैस में कन्वर्ट हो चुकी होती है। अब -190 से जिनका बॉइलिंग पॉइंट ऊपर है वो तो लिक्विड में ही होंगे ना। आपने टेम्परेचर -190 किया है, पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर कितना कर दिया है, वो जो आपका बर्तन है उसमें कौन है कि चारों की चारों गैसेज मौजूद हैं, चारों की चारों गैसेज मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन जो है ना उसके बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर ऊपर गया है -190, ऐसा ही है ना। तो नाइट्रोजन गैस में चली जाएगी, बाकी सारे अभी लिक्विड्स में ही होंगे क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट अभी ऊपर है। बात समझ आई नहीं आई? और बेटा जिसको बात समझ नहीं आई वो पूछ ले मेरे से। क्लियर हो गया? अच्छा जी, तो समझ सोच के जवाब दोगे तो इंशाल्लाह जवाब भी अच्छा दे लोगे। फिर कहते हैं फॉलोइंग टेबल शोज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ 4 सब्सटेंसेस। ये आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट 4 सब्सटेंसेस का बता रहा है। विच सब्सटेंस इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस ही होता है ना। तो मुझे ये बताओ कि रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, मेल्टिंग पॉइंट किस सब्सटेंस का 20 डिग्री सेल्सियस से कम है? किसका मेल्टिंग पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है? 36 है ना। तो बेटा ये अभी सॉलिड ही होगा 20 पे, ठीक है। जैसे 36 आएगा वो मेल्ट कर जाएगा, 0 वाला मेल्ट कर चुका ना। 20 से जो कम होंगे ना जिनके मेल्टिंग पॉइंट, वो लिक्विड स्टेट में होंगे। ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, लेकिन ये जो है ये लिक्विड है, ये क्या होगा? सॉलिड होगा। गैस कैसे होगा? इसका मेल्टिंग पॉइंट ही 36 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर कितना होता है जी? रूम टेम्परेचर इज 20, ठीक है। बात समझ आई नहीं आई? तो जिनका मेल्टिंग पॉइंट इससे ऊपर होगा बेटा अभी वो तो सॉलिड ही होंगे ना। ये मेल्टिंग पॉइंट है, एमपी मेल्टिंग पॉइंट। तो आपका रूम टेम्परेचर 20 है, 20 बताए 36 से कम है या ज्यादा? तो मेल्टिंग पॉइंट से नीचे आपका जो सब्सटेंस होगा वो किस में होगा? आपका सब्सटेंस किस स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में ना। मेल्टिंग पॉइंट से नीचे सॉलिड होता है ना यार आपका सब्सटेंस, उससे ऊपर लिक्विड होता है, और फिर उससे ऊपर क्या होता है? या ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है बीपी, इससे ऊपर वो गैस में होता है। समझ आया नहीं यार? तो मेल्टिंग पॉइंट जिसका 36 है बेटा वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा ये, ठीक है। तो आपने कहना सब्सटेंस डी, ठीक है। कौन? ये दिस डी, इस पे टिक लगा देंगे। अगर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस स्पीड ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस, कहता है किस प्रोसेस में पार्टिकल्स की स्पीड जो है वो कम हो जाती है? मेल्टिंग में। मेल्टिंग में तो बढ़ती है, बॉइलिंग में बढ़ती है, सब्लिमेशन में बढ़ती है, कंडेंसेशन में क्या होती है? कम होती है, क्योंकि इसमें चीज वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है ना। ऐसे ही है ना, वेपर्स वापस, तो इसमें स्पीड कम होगी। ये रिवर्स प्रोसेस है, ये ठंडक कॉज करने वाला प्रोसेस है। तो कंडेंसेशन में होती है, इवेपोरेशन में बढ़ती है। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, ठीक है जी। अब गौर से सुनना, ये एक्स है, ये वाई है, इन दोनों की रेशियो कांस्टेंट आ रही है। रेशियो क्या आ रही है? अगर दो नंबर्स की, दो क्वांटिटीज की रेशियो कांस्टेंट आ रही है तो बता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कैसे लिखते हैं? कैपिटल एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो यहां पे इक्वालिटी आएगी तो यहां पे क्या आ जाएगा? सुन रहे नहीं सुन रहे? तो जब y नीचे आएगा तो x डिवाइडेड बाय y किसके बराबर आएगा? कांस्टेंट के बराबर नहीं आएगा। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो फिर रेशियो कांस्टेंट होती है। तो रेशियो कांस्टेंट आ रही है तो कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस डज दिस टेबल रिप्रेजेंट्स? दिस रिप्रेजेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। समझ आया नहीं है? ये वाला रिलेशन है। जब रेशियो कांस्टेंट होती है, देखो ना रेशियो कांस्टेंट आ रही है ना, खुद देख लो, x बाय y क्या कांस्टेंट? क्या ऐसा ही है ना? तो जब रेशियो कांस्टेंट है तो x विल बी इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स कैपिटल Y। ऐसा बेटा है या नहीं है? अब जब कांस्टेंट हटेगा यहां से, मैं इसको उड़ाऊं तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगी? प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी। तो कैपिटल X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल Y। और अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाता है, x मल्टीप्लाई y क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो फिर क्या होता? x बराबर होता कांस्टेंट मल्टीप्लाई 1 बाय y, ठीक है।
जैसे कांस्टेंट होता है इक्वालिटी साल ले जाता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी आ जाती। कैपिटल एक्स जो है ये वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके? वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो फिर क्वांटिटीज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर रेशो कांस्टेंट आ जाए तो फिर बेटा क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन दिमाग में से तुम में से किसी बच्चे ने इसको अपने दिमाग में शौक से नहीं बिठाया, अभी भी मजबूरी से सुन रहे हो यार, अच्छा ये ऐसा होता है, और उसको दिमाग में बिठा लो। किसी बच्चे ने भी अभी तक मैं नहीं देख रहा आपके चेहरों पे किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई हो, किसी का चेहरा खिला हो कि मुझे ये बात समझ आ गई है ना। मतलब सारे बच्चे ऐसे बैठे जैसे उस्मान भाई ये काम अपने लिए कर रहे हैं, ये उनका प्रॉब्लम है, आपको तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। बेटा आपने बहुत पछताना है। इंशाल्लाह एक दो हफ्ते में आपका कोर्स हो जाए ना खत्म, तो फिर आपने बहुत पछताना कि काश हमने उस टाइम सुना हुआ होता। तो अभी ना सुनो गौर से, ना इंटरेस्ट लो तुम लोग, मैं कर लूंगा ठीक आप सबको। लिक्विड बॉयल्स व्हेन इट्स, मैं फिर शाबाशी दिया करूंगा आपको इंशाल्लाह, सब्र करें। अभी टेस्ट, जब मैं टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा ना आपकी, तो फिर सबको शाबाशी दिया करूंगा मैं। तो a liquid boils when its vapor pressure becomes equal to what? जब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाए? 760 mm ऑफ Hg होता तो फिर ठीक था। ये सेंटीमीटर ऑफ Hg ये गलत है, 1 पास्कल बिल्कुल नहीं, 101.325 किलो पास्कल। दिस इज क्लियर। 1 एट सी लेवल उसको कहना चाहिए था, लेकिन ठीक है। कहता है एसीटोन हैज कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रेग्रेंट। कहता है जो एसीटोन है उसकी एक मखसूस क्या होती है, खुशबू होती है या फ्रेग्रेंट ऑर्डर, एंड इट इज यूज्ड टू मेक द फिंगर नेल पॉलिश। उसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जो उंगलियों पे पॉलिश नहीं लगाते लोग, उसको बनाने के लिए। इट मेल्ट्स, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? -94 डिग्री सेल्सियस। किसका? एसीटोन का। और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या? 56 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ एसीटोन एज 25 डिग्री सेल्सियस? बेटा जी एक मिनट, आपको मेल्टिंग पॉइंट दे दिए, आपने थोड़ी सी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जिससे आपकी गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। एक लाइन ड्रॉ करो, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे आपका सब्सटेंस क्या होता है? सॉलिड, या बीपी लिख दो। बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर आपका सॉलिड, आपका सब्सटेंस क्या होता है? गैस। अब एमपी और बीपी के दरम्यान में क्या होता है? लिक्विड। बात समझ आ गई है? अब मेल्टिंग पॉइंट क्या था? -94 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट का था 56 डिग्री सेल्सियस। अब उसने कौन सा टेम्परेचर दिया? 25। बताए 25 किसके दरम्यान में आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है ना, तो वो क्या होगा? लिक्विड होगा, गैस होगा। तो कहता है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ एसीटोन एट 25? देखिए 25 इधर आ रहा है या इधर आ रहा है? अगर इधर आ रहा है तो इसका मतलब वो लिक्विड है। तो क्या होगा जी? अच्छा बेटा, तो ये टेम्परेचर किसके दरम्यान में? बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के दरम्यान में। सो आपका जो सब्सटेंस है वो लिक्विड स्टेट में होगा। कहता है वाटर नॉर्मली बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कहता है बट इट इज पॉसिबल फॉर वाटर टू बॉयल एट रूम टेम्परेचर। पॉसिबल है कि नहीं है? मैंने कई दफा आज ही आपको बताया था, इट इज पॉसिबल। वैक्यूम चैम्बर में नहीं रखा था, सब्लिमेशन हो गई थी, याद आया? सो बट इट इज पॉसिबल फॉर वाटर टू बॉयल एट रूम टेम्परेचर। लेकिन कहता है व्हाट वेरिएबल वुड हैव टू चेंज टू डू दिस? आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? इंक्रीज एक्सटर्नल प्रेशर नहीं। अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। डिक्रीज एक्सटर्नल प्रेशर, डिक्रीज टेम्परेचर, नन ऑफ दीज। आपको सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज करना है बस, बाकी काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे चलूं? ब्रोमीन हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस, ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट इज द फिजिकल स्टेट? तो बेटा फिर इसी के लिए मैं वही आपको एक लाइन ड्रॉ करके देता हूं। ये मेल्टिंग पॉइंट, इससे नीचे क्या होगा? सॉलिड है। ये बॉइलिंग पॉइंट बीपी, दरम्यान में यहाँ पे क्या होगा? और यहाँ पे क्या होगा? गैस। अब मेल्टिंग पॉइंट का -7 और बॉइलिंग पॉइंट का 59 डिग्री सेल्सियस। कहता है व्हाट विल द फिजिकल स्टेट 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब 100 तो इससे ऊपर आता है, तो इसका मतलब वो तो कहीं यहाँ आके आएगा, तो गैसियस स्टेट होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? इस तरह बेटा आपकी नंबर लाइन आपका बड़ा काम करेगी इंशाल्लाह।
which is not the property of crystalline solids. Crystalline solids की property को have well defined, बिल्कुल ऐसा है, कौन सी नहीं है, have orderly arrangement of particle बिल्कुल ठीक है, have repetitive 3 dimension बिल्कुल ठीक है, are generally soft गलत है, hard होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 जी, आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देने जी, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन इट एट कांस्टेंट टेंपरेचर। कहता है कि जवाब दें कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्यों डिक्रीज करता है, इसका मैं जवाब दे चुका हूं। वॉल्यूम ऑफ ए गैस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन इट एट कांस्टेंट टेंपरेचर बिकॉज देयर आर empty spaces between the molecules of gases. On increasing the pressure, the empty spaces decreases. ठीक है, molecule become close to each other. मैंने इसका जवाब पीछे दिया हुआ आपको, वो कॉपी कर लेंगे आप लोग, क्लियर है। उसके बाद ये कहता है हाउ डज टेम्परेचर इफेक्ट वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, मैं बता चुका हूं। आज ही हमने पढ़ा था कि इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द वेपर प्रेशर, ठीक है। हाउ डज, तो आपने कहना है increase in temperature increases the vapor pressure of a liquid. याद आया, water boils at 120 डिग्री सेल्सियस इन प्रेशर कुकर, इसका जवाब मैंने लिखा हुआ प्रॉपरली, वाई दिया हुआ ना, इज इवेपोरेशन ए कूलिंग प्रोसेस, यस मैंने प्रूव किया था, याद आज मैंने एनिमेशन भी दिखाई थी आपको, तो आपने कहना यस इवेपोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस। क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग द इवेपोरेशन मॉलिक्यूल्स हैविंग ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन द एवरेज evaporate, they break away from the surface leaving behind the molecules having low kinetic energy. So this means evaporation causes cooling. Can you make water to boil at 70 degrees Celsius? Can I? Yes. At the top of Mount Everest सारा डाल देना यहाँ। The pressure is 34 kilopascal. याद है ना? So the vapor pressure of water becomes 34 kilopascal at 70 degrees Celsius. So therefore water boils at 70 degrees Celsius. कहता है एक्सप्रेस द प्रेशर 4, अच्छा बेटा ये आपका ना पता क्या है, ये अब आपकी कन्वर्जन है, ये आपकी क्या है, कहता है एक्सप्रेस द प्रेशर 400 मिलीमीटर ऑफ एजीन किलो पास्कल, ये बात करना है, ये न्यूमेरिकल मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। और ये बेटा पेपर में भी आ सकता है और आपने फिर वहां पे करना भी है बेटा, बात नहीं। हमजा पीछे क्यों देख रहे हो, हमजा आप पीछे क्यों देख रहे हो, बहुत गलत है। तो बेटा जी अब मेरी बात गौर से सुनना, मेरी बात गौर से सुनना। आपको प्रेशर कितना दे दिया उन्होंने, 100 मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोगेरन। ये बेटा जी मैंने एक छोटा सा काम आपको करवाना है, गौर से सुनना। हमें ये पता है कि अगर हमारे पास 760 मिलीमीटर आप HG हो तो वो बराबर होता है 101.325 किलो पास्कल, ऐसा ही है, समझ आया नहीं? अब बेटा अगर आप किलो की वैल्यू पुट कर देंगे ना, किलो की, तो 10 की पावर 3 आएगा, जब आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 पीछे आ जाएगा, तो ये यही होगा 101.325 पास्कल। मैं पास्कल में लिखूंगा इसको, असल इक्वेशन ये है। क्लियर हो गया बेटा? यहां पे कौन सा गिवन है आपको, क्या बेटा गौर से सुनना, 400 को ऐसे रहने दो और इसको ले जाओ वर्कशॉप में, याद है जी? मैं क्या लिखूंगा, 1 मिलीमीटर ऑफ HG कॉलम, यहां से उसकी वैल्यू निकालो, 160 यहां मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या होगा, अब दोनों साइडों को इसके 1 की वैल्यू निकालना, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइडों को 760 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये कट जाएगा, तो 1 मिलीमीटर ऑफ HG बराबर आ जाएगा 101 पास्कल डिवाइडेड बाय 760। बेटा प्रॉब्लम किसी को, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो, बस आपने काम कर लिया अपना। क्लियर हुआ? इसके 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो इस इक्वेशन से, जो आपको पता है इधर से, ये आपने याद रखनी है बस। ये क्लियर हो गया? तो अगर आपने 1 मिलीमीटर ऑफ HG की वैल्यू निकाली, 760 वहां जाके डिवाइड हो गया, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ऐसा ही है ना? सो देयरफॉर ले जी, सुन रहे हो? बल्कि मैं थोड़ा सा नीचे करूंगा कि प्रेशर गिवन था आपको 400, ठीक है, मल्टीप्लाई 101.325 पास्कल डिवाइडेड बाय 760, यहां लिख देना, बिकॉज 1 mm of HG is
पॉइंट नहीं डालना भाई, किलो पास्कल था, पॉइंट तो खत्म किया। किलो क्या 10⁻³ 1000। जब इस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर ये आएगा, पॉइंट 3 प्लेसेस आगे चला जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन भूल गए हो तुम लोग तीसरे चैप्टर की। क्लियर हो गया? मैंने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। क्लियर हो गया? अब बेटा जी आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर पास्कल में आ जाएगा। ठीक है? सो इफ यू वांट आई विल डू दिस फॉर यू। देखिए बेटे ऊपर क्या 101325 ये था, मल्टीप्लाई करना 40 से, मैंने एक 0 काट दिया। चाहिए? डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। डिवाइडेड बाय इधर पे देख लें। I want to 101325 multiplied with 40 divided by 776। तो बेटा आंसर क्या था यहाँ पे 53,328.94 यहाँ तक डाल दीजिएगा। क्या रिजल्ट है? 53 बेटा 5328.94 328.94 पास्कल। क्लियर कर लिया नहीं कर लिया? सबको क्लियर हो गया? तो ये बेटा इस तरह आपने कन्वर्ट करना है इसे। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द पास्कल, किलो पास्कल, तो याद है इसको फुल साइंटिफिक नोटेशन में डाल दो। ये आपका आंसर ठीक है, उसने पास्कल में कहा था। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? उसने किलो पास्कल, अच्छा किलो पास्कल में कहा हुआ उसने। ठीक है, तो बेटा जी फिर आपने पता क्या करना है, बात सुने मेरी। फिर आप उसको पास्कल में ना लिखें, फिर आप ये पहली इक्वेशन नहीं यूज करें, फिर किलो की वैल्यू पुट ना करें। यहाँ पॉइंट लगा रहने दें, यहाँ किलो डाल दें, यहाँ पॉइंट लगा रहने दें, यहाँ पे किलो डाल दें। समझ आया नहीं यार? ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा कहां चला जाएगा? यहाँ पे, और यहाँ किलो आ जाएगा। मैं आपको आंसर डाल देता हूं। सुन रहे नहीं सुन रहे? क्या होगा? पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 8.94 था ना, पॉइंट नहीं आएगा, 94 यहाँ किलो पास्कल आ जाएगा। अगर यहाँ किलो लगाते तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो you will have this answer। हाँ 53328 देखे ना, मैंने जो कैलकुलेटर पे आंसर निकाला था 53328.94 था। तो मैंने अगर किलो पास्कल में कन्वर्ट करना तो फिर पॉइंट 3 प्लेसेस पीछे चला जाएगा। क्लियर हो गया? समझ आ गया ना आपको? अच्छा कहता है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ ए गैस बाय ए चेंज इन। अब जरा कहता है कि ये मैंने आपको बता दिया था, मैंने पढ़ाया था। कहता है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ ए गैस बाय चेंज इन द प्रेशर एंड टेम्परेचर। दोनों का मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो चेंज इन वॉल्यूम बाय प्रेशर बॉयजला एक्सप्लेन करेगा। समझ? हमजा आप खड़े हो जाए, चले खड़े हो जाए। सो क्या करना बेटा आपने इसके लिए ए के लिए क्या कह देना है? द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। क्लियर हो गया? फिर इसके लिए क्या लिख देना? बॉयज लॉ। आपने कहना है द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर को इधर बेटा चार्ल्स लॉ आएगा, इधर टेम्परेचर के लिए क्या आएगा? चार्ल्स लॉ, और इसके लिए क्या आएगा? बॉयज लॉ। फॉर दिस यू विल हैव टू ये बॉयज लॉ लिख देना बस। और ये क्या? चार्ल्स लॉ लिख देना इसके लिए। क्लियर हो गया? एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। डिफ्यूजन क्या होता है, इफ्यूजन क्या होता है, डाल देंगे आप लोग। आई नो वेरी वेल, यू आर ट्रेन्ड फॉर दिस। एक्सप्लेन द टर्म्स। आर यू एबल टू एक्सप्लेन दीज टू टर्म्स? इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। आई नो वेरी वेल यू आर एबल टू एक्सप्लेन दीज टर्म्स। इन सब की डेफिनेशंस दे देनी है बस आपने। क्लियर हो गया? एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द बॉइलिंग। तो मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि एक्सटर्नल प्रेशर का बॉइलिंग के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो क्या असर पड़ता है?
इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। भूल गया यार, सारा कुछ भूल जाते हो, ये जवाब दिए हो मैंने, सारा कुछ भूल जाते हो। ये इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। तो लिक्विड बॉइल्स व्हेन द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। क्या इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर? क्या है, समझ आया नहीं यार? ये मैंने आपको स्टेटमेंट दी थी, फिर इसके पीछे यहाँ पे हमने यहाँ हमने बात की थी इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये मैं बता रहा था आपको। क्लियर हुआ? ये मैंने डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स भी आपको दी थी, समझाया भी था मैंने आपको।